एक्चुअली देखें, इकोनॉमिक रीजंस होते हैं ये, टेररिज्म के पीछे भी। आप इवन घर में देख लें, 3 भाई हैं, अगर एक भाई वेल ऑफ है और दूसरा इतना वेल ऑफ नहीं है, तो उनमें आपस में लड़ाई रहती है, किसी न किसी बात पे, पॉइंट पे लड़ाई होती है। तो इसी तरह ख़ासतौर से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और जो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, ये तासुब भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान में सब जो लोग मईशत की तरफ ध्यान देना शुरू करें। अगर हर एक को नौकरी मिल रही है, हर एक को जॉब मिल रही है, खाने को 3 वक्त खाना मिल रहा है, तो क्या ज़रूरत है कि एक पंजाब का आदमी कराची में आके नौकरी करेगा? व्हाट फॉर? And at whatever price you give, nobody will be ready to blow himself up. अब देखिए, वो मैंने आपको 4 इंडस्ट्री की मैंने बात की थी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात की थी मैंने, तो मैंने कहा था कि 10,000 लोग जो है ना वहाँ पे जॉबलेस हो गए सिर्फ कराची में। सिर्फ कराची के सिर्फ 4, मैंने कराची के 4 फैक्ट्रियाँ में जो एक्सपोर्टर्स भी हैं खुद टेक्सटाइल के, बड़े। तो देखिए अब वो उसका टिकल डाउन इफेक्ट होगा। मगर मिसाल के तौर पे कोई उनको तौलिया बना के देता था, वो एक्सपोर्ट करते थे, तो जब वो एक्सपोर्ट ही वो बंद हो गया तो जाहिर है वो तौलिया बनाने वाला भी बंद हो गया। मगर इस वक्त भी मैंने अभी बात किया था, इस वक्त भी पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट जो है, अभी भी अमेरिका में डिमांड बहुत इसका है। एक इमेज है हमारी, इमेज है, डिमांड है। जो हमारा एक प्रोडक्ट डिफरेंट हमारा प्रोडक्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली, मतलब वो उसका नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है। मगर ये है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन एक्सपोर्टर्स को दोबारा जो है ना, इनको सहारा दे और इनको दोबारा खड़ा करे और इनको जो है ना एक्सपोर्ट पे आमादा करे। और जो देखिए आप मुल्तान में भी अभी स्ट्राइक चल रहा है, वहाँ पे क्या है, यहाँ जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से कॉटन और रॉ, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, करीब 20% कितना से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया। अब वो जो है इसके वजह से यहाँ की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसके वजह से जो है ना हमारा जो प्राइस जो है जो प्रोडक्ट का, आप लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे। हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो हमारा एक इमेज बना हुआ है कि हम जो है दुनिया में ये प्रोडक्ट देते हैं, हमारा क्वालिटी ये, हम चाहेंगे हम जो है प्रोडक्ट जो है ना जिस तरह से पहले था। ये टावल और ये बेडशीट वगैरह, बेडशीट है, टावल है, कंफर्टर्स है, मीटर्स आइटम्स हैं, ग्रे क्लॉथ है, बस हम ज़्यादातर टेक्सटाइल में हम टेक्सटाइल हमारा मेन जो है ना वो बैकबोन है पाकिस्तान का। तो हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हम मना नहीं करते हैं कि पाकिस्तान से रॉ मतलब कि कॉटन एक्सपोर्ट हो, ये होना चाहिए। जो अगर हम जैसे सपोज कि हमें जो रिक्वायरमेंट हमारा है उसको रख दिया जाए, बाकी एक्सपोर्ट कर दिया जाए, चाहे वो यान के सूरत में एक्सपोर्ट करें, चाहे वो कॉटन के सूरत में एक्सपोर्ट करें, आप करें। मगर यहाँ का जो रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद, हाँ, तो अभी जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है 50, अभी तक वो पॉलिसी आया नहीं है। नहीं, अभी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है एक्सपोर्ट पे, हाँ, कि 50,000 टन या जो भी है, कहाँ है वो पॉलिसी? अभी तक नहीं आया, कहाँ अभी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, खाली बात हो रही है, बातें हुई हैं। यहाँ यही बात है कि पॉलिसी आती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अच्छा, हम लोग समझते हैं क्या हो गया, नहीं इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ अभी तक। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पॉलिसी लाए उसको इम्प्लीमेंट करे, उस पर खड़ी रहे और उसको करवाए, ताकि मईशत चले। जब मईशत चलेगी पाकिस्तान चलेगा, जब पाकिस्तान चलेगा लोग चलेंगे, हम सब खुश रहेंगे। अच्छा मोदी साहब, मईशत अभी नहीं चल रही है तो इतने शॉर्टेज है पावर का, अगर मईशत चल जाएगी तो क्या होगा? यही तो मेरा सवाल है ना कि आप देखें कहाँ से लाएंगे? 7-8 साल में सऊदी अरेबिया में ये होता है कि पावर इतनी एक्सेस है कि उनको यूनिट डाउन करने का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कंजम्पशन नहीं है, किसको बंद करें? हाँ, स्टैंड बाय इतनी है और किसको बंद करें किसको बंद नहीं करें। यहाँ उल्टा है साहब, कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता तारिक साहब जब तक के बेसिक नेसेसिटीज, पावर एंड कम्युनिकेशन हाईवेज अच्छे हो, कम्युनिकेशन, पानी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप थर में आप लगा दें इंडस्ट्री, रोड ही ना हो तो आप क्या फायदा, ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं वहाँ से। तो इसके बारे में आपकी क्या सजेशन है? आपने तो इस पर, आप एनर्जी इकोनॉमिस्ट भी हैं, क्या किया जाए पाकिस्तान को? रेंटल पावर तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ना, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है इसके लिए? देखें, बेसिकली जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंसियर लोगों को सपोर्ट करे और क्वालिफाइड लोगों को सपोर्ट करे। अब जैसे ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड बना, ऑल्टरनेटिव एनर्जी का उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए पिछले 8 अंडर द प्राइम मिनिस्टर रूल बना वो, और उन्होंने कहा कि हम 5 इतने दिसंबर तक ये कर देंगे, और फिर उन्होंने कहा कि विंड पावर इतनी आएगी, एक भी विंड टर्बाइन नहीं आई। विंड पावर के बारे में मैंने अभी रिसेंटली, पावर का जो हम इंतजार करते हैं पानी के ऊपर, डैम के ऊपर, वो भी हमारे लिए फिजिबल नहीं है। अच्छा, इसलिए हमारे पास इतना पानी है ही नहीं कि हम उस पर जो है ना वो टर्बाइन लगाएं और वो। अच्छा, एक जगह मैंने टॉक शो में यही सुना था, एक अमानुल्लाह बशर साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं अच्छे यहाँ के, वो बता रहे थे कि कराची से ये जो हमारा कराची के बाद का जो इलाका है, घारों से लेके केटी बंदर तक, ये दुनिया का एक यूनिक
विंड कॉरिडोर है, जी, जी। जिसमें 14 किलोमीटर की स्पीड से हवा हर वक्त चलती रहती है एवरेज। बिल्कुल तो वो कह रहे थे कि 40,000 मेगावाट, जी, मैं तो सुन के पैदा हैरान हो गया, 40,000 मेगावाट अच्छा सिर्फ विंड से। ये तो परपिचुअल है, ये तो कभी खत्म भी नहीं होने वाला। होगा ये। कोयला तो आपका कितना 200 साल के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो कभी खत्म होने वाला ये नहीं तो है। रिन्यूएबल एनर्जी है ना। ये तो रिन्यूएबल एनर्जी। जी। अगर ये इतने हम फॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसी जगह बैठे हैं कि पड़ोस में ऐसा विंड टनल, उसके आगे जाते ही आपके हैदराबाद के पास से ही कोयले के ज़खायर शुरू हो जाते हैं, जो मैंने सुना है कि अगर 1,00,000 मेगावाट भी बनाया जाए तो 213 साल तक के लिए काफ़ी है। तो 213 साल के लिए वो हो गया फॉर एवर। तो दिस रीजन कैन बिकम द यही तो है कि नेक्स्ट policy राइन। बनाया, policy यूरोप आप में ये क्या नहीं था, कि ये जो राइन administer रिवर जो था है, बिकेम द पावर कॉरिडोर, बिकॉज वहाँ पे राइन रिवर से पानी एनर्जी बनती थी, वहीं सारी इंडस्ट्रीज लग गई। तो इस पूरे खित्ते का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस तो ये सिंध का ये इलाका हो जाएगा। जाहिर बात है। देखिए ये दुनिया हकीकत, मतलब आप चले जाएं जहाँ पानी होता है वहाँ आबादी होता है, हाँ ये है ना। हाँ, तो इंडस्ट्री वहीं लगती है जहाँ पावर होती है, जहाँ अच्छा। फैसिलिटीज मिलेगी। बेसिक रिक्वायरमेंट Basic। पानी है। अब हमारे मिनिस्टर ऐसे ऐसे होंगे जो वादे करते हैं, खामखाई वादा करते हैं। वो जो राजा अशरफ राजा साहब का वादा दिसंबर करते का हैं, वादा, दिसंबर का वादा, अब जनवरी कहते हैं का वादे वादा, नहीं गलत करेंगे। बात है ये। अब ये हम पानी पे निशान नहीं, हमारे पास एक है कि हम विंड और एंड कोल, ये इस दो पे हमने पॉलिसी बनाना है, स्ट्रांग पॉलिसी बनाना है और उस पर डट के रहना है और इसको करके रहना है। और ये गवर्नमेंट नहीं करेगी। अच्छा ये भी आप दूसरी समझते हैं government कि कोल, आप तो बताया 92 से निकला हुआ, 94 से बेचारे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बेचारी इनॉग्रेट करके आई, आज तक कुछ नहीं हुआ जी उसमें। हाँ। तो उसके भी आप समझते हैं कि सोल्यूशन यही है कि उस एक खित्ते को फ्री ट्रेड जोन बना दिया जाए, ताकि वहाँ जैसे शनवा जैसी कंपनी आए तो उसको ये फिक्र नहीं हो कि कोई गवर्नमेंट का इदारा उनको कोई चीज़ पे अप्रूवल में रोक देगा, ये कर, वो अपना लगाए प्लांट, वो कहें कि भाई हमको भी ये दे, बिजली exporter है, है। जी, जी। लेना है लो, इस रेट पे लेना है लो, नहीं मतलब export उनको कर दें। आप ऑप्शन दे दे कि इंडिया को बेचना चाहे इंडिया को बेच दो। तो आप देखें ना कितने मामूली सेंट्स पे शनवा कंपनी को भगा दिया गया यहाँ से। हाँ, आप तो बड़े इन्वॉल्व थे उसमें, क्या हुआ था उसमें? उसमें ये हुआ कि वो शायद 9 सेंट मांग रहे थे और 3 इस्लामाबाद सेंट का उसमें 3 फर्क सेंट का है। शायद फर्क था, मुझे एक्चुअल फिगर याद नहीं, 2 या 3 सेंट का फर्क था जो। अब उसके बजाय अगर फ्री ट्रेड जोन हो, शनवा वाले आए वहाँ बिजली बनाए, बिके उसका, बिके ना बिके उसकी दर सरी, हाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट ना ले तो इंडिया को वो बेच दे। पाकिस्तान में तो पिछले 25-30 साल में, 40 साल में ऐसी पॉलिसीज बनती रही, जैसे प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी हुई, नेशनलाइजेशन की, सॉरी, भुट्टो साहब के दौर में। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने फॉरेन एक्सचेंज फ्रीज कर दिया। वो भी एक बहुत बड़ा कहाँ धक्का। से बिजनेसमैन यहाँ पर हाँ, आएगा? वो एक बहुत बड़ा ये तो धक्का, आज इतना तक उसका असर वो भी है। national ओवरसीज level- वाले पैसा इसीलिए नहीं लाते नहीं हैं। लाते हैं। ये तो नेशनल लेवल पे ब्लंडर्स हैं। अब आज कोई जिसकी वजह से आज हम लोग इस 1 बिलियन 2 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, हमारे बच्चे जो है टेररिस्ट बन के अपने आप को फोड़ रहे हैं। I mean, that is not the way of running the country. I mean, you should be at least Honest, 30 or 40% सिंसियरिटी होनी चाहिए ऑनेस्टी नहीं होना है चाहिए। मुल्क के साथ। बहुत अच्छी बात हो रही है इफ्तिखार साहब और हसन साहब, लेकिन अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, सॉरी मुझे वाइंड अप करना पड़ता है। नाज़रीन, आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमारी सुनी, कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और पाकिस्तान को हमने कंपेयर किया विद व्यू टू नो कि पाकिस्तान एक ज़माने में जब इन मुल्कों के बराबर होता था, आज इतने उनसे पीछे क्यों रह गया है। बहुत सारी बातें सामने आई हैं। इफ्तिखार साहब ने शुरू किया इस बात पे कि जो हमारी 1965 वॉर थी, विच वाज बेसिकली बेस्ड ऑन आवर अटेम्प्ट टू कैप्चर कश्मीर, उससे जो है खराबियाँ शुरू हुई और फिर 71 में मुल्क दो हिस्से में तकसीम हो गया। सबसे बड़ा ट्रेजडी वो हुआ। फिर नेशनलाइजेशन जो आई है उसके वजह से बहुत इकॉनमी में तबाही आई, बहुत ज़्यादा इकॉनमी नीचे चली गई। इसने ओवरसीज़ लोगों को फोर्स किया कि वो बाहर जाके जॉब करें, वो चले गए, वो लोग वापस भी नहीं आते, ज़्यादा रेमिटेंस थोड़ा बहुत भेज देते हैं। अगर वो सारे आ जाएँ तो उससे भी बहुत बड़ी तरक्की हो सकती थी, लेकिन मुल्क में हालात ही ऐसे नहीं है कि वो लोग आएँ। और इस डिस्कशन में ये बात भी सामने आई कि कोरिया ने तो कंटिन्यूसली टू गैप मॉडल को फॉलो किया, उसके एक्सपोर्ट बढ़ते बढ़ते वो आज इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। चाइना पीछे रह गया था आफ्टर 49 इंडिपेंडेंस। 90s में उनको रियलाइजेशन हुई कि अगर हम भी हांगकांग जैसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, कोरिया जैसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, जिसमें बिजनेसमैन को फ्री वो दिया जाए कि जितना वो बिज़नेस करना चाहे करे, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, गवर्नमेंट सही बात जान ही नहीं सकती कभी भी,
तो उन्होंने फ्री ट्रेड जोन्स का कॉन्सेप्ट दिया जहां दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आई, खासतौर से ओवरसीज चाइनीज़ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, और उसने चाइना को बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। मुबीन साहब और इफ्तिखार साहब का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में भी इसी तरह के फ्री ट्रेड जोन्स बन जाए, और जिसमें सबसे पहला कोरंगी से लेके केटी बंदर को फ्री ट्रेड कर दिया जाए, इसी उसके बाद थरपारकर को बना दिया जाए, इसी तरह पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे, तो पे इंतहा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। सबसे पहले तो लोकल लोग ही कहेंगे कि भाई यहाँ से फैक्ट्री उठाओ, वहाँ लगा लो, क्योंकि वहाँ 14 एजेंसी हमारे पीछे नहीं आएगी। जो भी देना होगा रेंट वो खुशी से दे देंगे, एक मुश्त देना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना वहाँ उनको किसी कोर्ट में जाके 10-10 साल लड़ना है। उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास इतनी दौलत पड़ी हुई है और वो बाहर के ज़िंदगी से बहुत तंग भी है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के सोसाइटी से। 1000 बिलियन तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास पड़ा हुआ है। अगर ऐसा एक वक्त आ जाए कि वो सारे उठ के यहाँ आ जाए, उनको अगर एक मार्च का ज़रिया फ्री ट्रेड जोन में मिल जाए, तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू कम ओवर एंड लिव। और उसके बाद इतनी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो टेररिज्म वगैरह सब खुद ही वक्त ख़त्म। और अगर ऐसा फ्री ट्रेड जोन बन जाए तो दुनिया भर की कंपनीज भी यहाँ आना चाहेंगी। उसकी वजह यह कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में जवान लोग हैं जो कि दूसरे दुनिया में बहुत कम है, जिनको अंग्रेज़ी भी आती है, जो बहुत अच्छे देखने में भी लगते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। वो आएंगे और इनको जॉब देंगे क्योंकि उनको इसमें फ़ायदा है। 100 वहाँ अगर वो $70-80 पर आवर दे रहे हैं, यहाँ $1 में अगर उनको वही काम हो जाता है तो क्यों नहीं वो आएंगे। उनके सर्वाइवल इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पाकिस्तान में आए और यहाँ प्रोड्यूस करें सस्ते में, और वो उससे वो तरक्की करें। जब ये हो जाएगा तो सैलरीज वगैरह बहुत अच्छी हो जाएंगी और यहाँ से गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। और जैसा कि इन लोगों ने एम्फसाइज़ किया कि 92 और 2008 कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। 16 साल के में अगर चाइना बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो हम पाकिस्तान, तो हमारी तो पॉपुलेशन उतनी नहीं है, शायद हम 10 साल में बिल्कुल चाइना वाला के लेवल पे आ जाएं, 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं बिगेस्ट इकॉनमी बन जाए, प्रॉस्परस मुल्क हो जाए, यहाँ सख्तियाँ ख़त्म हो जाए, लोग अच्छी लाइफ गुजारने लगे, तो ये हो सकता है। और ये हमने अपनी तजवीज़ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दी है। हो सकता है हमारे हुक्मरान अभी या फ्यूचर के हुक्मरान इमरान खान और शेख रशीद जैसे लोग हमारी बात सुन रहे हैं और इस पर अमल करने की कोशिश करें तो ये मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मौजू पे अगली दफ़ा हम फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।